हेलो बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ पार्ट वन जो था इलेक्ट्रिसिटी का वो बेसिकली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए थे उसके अंदर वो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने के संभावना रखते हैं, आ सकते हैं बोर्ड्स के अंदर। तो हम लोगों ने अब तक करंट पढ़ चुके थे, पोटेंशियल पढ़ चुके थे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ चुके थे, ओम्स लॉ पढ़ चुके थे, रेजिस्टेंस पढ़ चुके थे, किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है वगैरह वगैरह। बट उसी के साथ अब रेजिस्टेंस को थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और उसके बाद फिर रेजिस्टेंस, वोल्टेज और कंबाइंड क्वेश्चंस जो ओम्स लॉ से बनते हैं उनकी बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, बट रेजिस्टेंस जो है उसके कॉम्बिनेशंस किस तरीके से बनते हैं और उन कॉम्बिनेशंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकाले जाते हैं उनकी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो पहला जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है आपका रेजिस्टेंस का किस टाइप का कॉम्बिनेशन। तो हम लोग रेजिस्टेंसेस के आपके सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंसेस होते हैं तब क्या कॉमन होगा, क्या डिफरेंट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली आपका किस तरीके से निकाला जाएगा। देखिए अब क्या है, अब मैं अगर बोल रहा हूं कि मेरे रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो रेजिस्टेंसेस के लिए बेटा जो सिंबल यूज किया गया वो इस टाइप की कुछ जिगजैग लाइंस। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि रेजिस्टेंसेस आपके एंड टू एंड एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है। मतलब ये खत्म हो गया इसका एंड, ये इसके साथ आगे अलग से जुड़ गया, ये आगे इसके साथ अलग से जुड़ गया और सॉर्ट ऑफ कुछ इस टाइप की बातें। और साथ में सर्किट क्लोज करने के लिए हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो तो मेरे हिसाब से मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया था, बट अब बता देता हूं कि जब आप रेजिस्टेंस की बात करते हो बेटा तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है दैट एसआई यूनिट इज बेसिकली ओम डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये आपको पता होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसको आप ओम बोल सकते हैं। नाउ अब क्या है बेटा कि इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है दैट इज बेसिकली योर सीरीज कॉम्बिनेशन में बोल रहा हूं एंड टू एंड यहां पे आपके कनेक्टेड होंगे। नाउ बोल देते हैं कि इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3 और बैटरी जो हम लोगों ने लगाई है उस बैटरी का वोल्टेज कितना तो V। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर है तो इक्विवेलेंट फॉर्मूला डिराइव करके आप दीजिए। तो पहली बात उसी की कर लेते हैं कि वो डेरिवेशन होता किस तरीके से। तो इधर ध्यान दीजिए, देखिए ऐसा समझिए कि ये वोल्टेज है V। अब ये वोल्टेज बेसिकली क्योंकि ये तीन सीरीज में लगे हुए हैं तो यहां से करंट I फ्लो हुई और इस I के फ्लो होने की वजह से ये वोल्टेज V इन तीन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज V1 मान लीजिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 मान लीजिए और इसके अक्रॉस वोल्टेज V3 मान लीजिए। तो ऐसा सोचिए कि आपके पास कुछ खाने को है और उस खाने की चीज को आपको बेसिकली तीन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। कुछ इसको दे दिया, कुछ इसको दे दिया, कुछ इसको दे दिया। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूं तो इन तीनों के पास जितना है उसको अगर जोड़ लूं तो जितना मैंने दिया था वो होना चाहिए। और अगर वैसा कुछ है तो मैं बोल सकता हूं दैट V टोटल वोल्टेज इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब थोड़ा सा सर्किट और एनालाइज करते हैं। देखिए यहां से अगर करंट I फ्लो हुई है तो इस रेजिस्टेंस से भी करंट कितनी जाएगी I, यहां से भी कितनी जाएगी I, यहां से भी कितनी जाएगी I। तीनों से आपकी सेम करंट का फ्लो हो रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यार भैया इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम यहां से फ्लो हो रहे होंगे उतने ही यहां से भी फ्लो होंगे, उतने ही यहां से भी फ्लो होंगे। ऐसा तो नहीं है कि रास्ते में कोई गायब हो जाएगा। तो बेसिकली फ्लो सेम है, इसलिए तीनों के अक्रॉस करंट जो है वो क्या रही तो आपकी सेम रही। तो पहली बात जो आपको ध्यान देने वाली ये है कि जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो क्या चीज सेम रहती है। तो जो चीज सेम रहती है वो तो हो गई भैया हमारी करंट, और जो चीज यहां पे वेरी कर जाती है वो वेरी करने वाली चीज क्या है तो हमारे पास हमारा वोल्टेज। इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा तो आपका डिफरेंट आएगा। अब देखिए, अब इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या होता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है उसकी बात भी समझिए। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस को किसी एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया जाए सो दैट द करंट इन द सर्किट शुड रिमेन सेम। इन तीनों रेजिस्टेंसेस को एक ऐसे कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस से हम रिप्लेस कर रहे हैं सो दैट हमारा जो करंट है सर्किट के अंदर अगर पहले आई थी तो बाद में भी कितनी रहनी चाहिए तो आई रहनी चाहिए। और अगर ऐसा कुछ है तो सर्किट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दिया जाए
और वो सर्किट फाइनली आपको कुछ ऐसा दिखेगा। और इन तीनों को रिप्लेस करके जो रेजिस्टेंस बना, उस रेजिस्टेंस को हम लोगों ने क्या बोल दिया, तो आर इक्विवेलेंट। और यहां पे वोल्टेज कितना V और करंट अभी भी कितनी फ्लो हो रही होगी, तो I। इस सर्किट के अंदर अगर ओम्स लॉ लगाया जाए तो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। ये चीज हम लोग यहां रिप्लेस कर सकते हैं, इस V को लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1। देखिए V1 इसके अक्रॉस वोल्टेज है, इसके अक्रॉस करंट कितनी फ्लो हुई मुझे पता है, वो रेजिस्टेंस कितना है मुझे पता है। तो सिर्फ इतने से के अक्रॉस अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं V1 इज इक्वल्स टू I R1। इसके अक्रॉस लगाऊं तो लिख सकता हूं V2 इज इक्वल्स टू I R2। और इसके अक्रॉस लगाऊं तो लिख सकता हूं V3 इज इक्वल्स टू I इंटू R3। और रिप्लेसमेंट्स अगर किए जाए तो यहां पे आया I R1, यहां पे आया I R2 और यहां पे आया आपका I R3। I कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली बचा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका फाइनल रिलेशन आया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास रेजिस्टेंसेस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या चीज सेम रहेगी, तो करंट सेम रहेगी, और वोल्टेज और सॉरी वेरी क्या करेगा, तो बेसिकली यहां पे आपका वोल्टेज वेरी करेगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के और कुछ एग्जांपल्स वगैरह जो है वो बेसिकली हम पहले सीख लेते हैं कि किस किस टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। उसके बाद हम सेट ऑफ एग्जांपल्स लेंगे जिसके अंदर समझाएंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाकई में हमने कैलकुलेट कैसे किया। ये तो डेरिवेशन आ गया, ठीक। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात थी बेटा। यहां से आगे एक डिफरेंट टाइप का कॉम्बिनेशन आता है एंड दैट वन इज बेसिकली नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर बेसिकली रेजिस्टेंस किस तरीके से कनेक्टेड होंगे तो उनको देखने की कोशिश करिए। देखिए क्या है, ये आपका एक रेजिस्टेंस है और ये उसके दो टर्मिनल्स है, ए और दूसरा टर्मिनल हो गया मान लीजिए बी। ये आपका दूसरा रेजिस्टेंस है और ये जो है दैट इज बेसिकली योर थर्ड रेजिस्टेंस। और क्लोज सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम कुछ इस टाइप का कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आइडेंटिफाई करना है आपको तो वो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होंगे जो बेटा बेसिकली दो फिक्स टर्मिनल्स के बीच में लगे हो। इस पहले वाले की बात करूं R1 की तो ये भी AB के बीच में लगा हुआ है, इस R2 की बात करूं तो ये भी AB के बीच में लगा हुआ है, और इस R3 की बात करूं तो ये भी दो सेम टर्मिनल्स के बीच AB के बीच में लगा हुआ है। सीरीज में ऐसा नहीं था, सीरीज में तो एक खत्म हुआ दूसरा उसके पीछे जुड़ जाता था, दूसरा उसके पीछे जुड़ जाता, मतलब समझो जैसे रेलगाड़ी चल रही है, ठीक। बट यहां पे सिस्टम कुछ और तरीके से डिफाइन किया गया, ये ए टर्मिनल ये बी टर्मिनल और सारे रेजिस्टेंसेस अगर दो टर्मिनल्स के बीच में लगे हुए हैं तो वो सारे रेजिस्टेंसेस आपके किस टाइप के कॉम्बिनेशन में जाएंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जाएंगे। अब साथ में एक चीज ध्यान रखिए, अगर मैं देखूं अगर ढंग से तो इस पॉइंट को अगर मैं 0 बोल देता हूं और इस पॉइंट को V बोल देता हूं, V पोटेंशियल, तो क्योंकि ये 0 है यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इस वाले का भी कितना 0, यहां का कितना V, इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V, इस वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V। इसका मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं तो कोई चीज अगर सेम रह सकती है तो कौन रहेगा, तो आपका कौन रहेगा, तो वोल्टेज रहेगा। और अगर यहां पे कोई वेरी कर गया डिफरेंट हुआ तो वो क्या होगी, तो आपकी करंट होगी। देखिए क्या है, अब सर्किट के अंदर करंट का फ्लो हुआ, करंट यहां से कितनी गई, तो आई गई, इधर कुछ गई होगी, लेट्स से दैट कितनी गई I1, इधर कितनी गई I2, इधर कितनी गई I3, और रिप्लेस होके ये सर्किट कैसा दिखा, तो तीनों को रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाया गया, वोल्टेज V, रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, और करंट अभी भी कितनी फ्लो हो रही है, तो I करंट मेरी अभी भी फ्लो हो रही है। ये बात ध्यान रखने वाली। देखिए क्या है, अब क्या है, कुल मिला के R इक्विवेलेंट निकालना है, जो चीज सेम थी डिफरेंट थी वो तो मैंने अलग से लिख दी। अब देखिए क्या है, यहां से करंट का फ्लो I हुआ, यहां I1 I2 I3, तो अगर ढंग से देखें तो यहां से I थी, तो यहां से ये जो तीन पोर्शंस में डिवाइड हुई है इन तीनों का सम जो है वो बेसिकली इसके इक्वल होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ध्यान दीजिए I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और एक चीज और, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ। ये इस साल तो आपके नहीं है बट क्लास 12th में जाके आपके आएगा। और जंक्शन लॉ सिर्फ इतनी सी बात बोलता है कि जितनी करंट जंक्शन के अंदर आएगी उतनी करंट जंक्शन से बाहर भी निकलेगी। तो ये आपकी बात छोटी सी क्लास 10 से ही स्टार्ट हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमको पता है V है,
और करंट फ्लो हो रही है I1 और रेजिस्टेंस R1। इसके लिए अगर ओम्स लॉ लगा के अगर मैं I1 निकालूं तो I1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन R1, बट V तो यहां सबके लिए सेम है तो V1 ना लिख के क्या लिखते हैं V बाय R1। I2 लिखना चाहूं तो V बाय R2 और I3 लिखना चाहूं सो दैट्स गोइंग टू बी V बाय R3। और अगर उन सारी वैल्यूज को यहां पुट करूं और यहां से मेरा क्या आ जाएगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्वलेंट। और रिप्लेसमेंट अगर किए जाए तो देखिए क्या आता है V अपॉन R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V सारे कॉमन लेके कट जाएंगे, फाइनल जो आया वो 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और ये आपका आ गया बेसिक रिलेशन, जहां पे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखता है वहां ये फॉर्मूला जो है वो बेसिकली आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो वो रेजिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा उसकी बात ये है। और भी क्वेश्चंस के अलग अलग वैरायटीज बनती है, उसको हम अलग से क्वेश्चन सेक्शन जो डालेंगे अलग से जो क्वेश्चन सेक्शन डालेंगे उस क्वेश्चन सेक्शन के अंदर हम लोग और क्वेश्चन इन्वॉल्व करेंगे। बट फिलहाल के लिए बोर्ड की तैयारी हम कर रहे हैं, तो बोर्ड के अंदर इक्विवेलेंट निकालने का हमको क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक बेटा, सो ये आपका एक सीरीज हो चुका है, ये आपका पैरेलल हो चुका है। और अब एक छोटी सी बात और जो कोर्स में तो नहीं है बट मैं स्टिल चाहता हूं कि सुपरविजन सीरीज में भी आप वो बात जाने कि जहां पे कहीं पे मान लीजिए कि सीरीज और पैरेलल आपको दिखाई ना दे रहा हो, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, वहां पे क्वेश्चंस को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई, रेक्टिफाई, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो उनकी भी चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या होता है। तो बेटा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अलावा ये दो टेक्निक्स और हैं जो बेसिकली क्लास 10th के स्टूडेंट को थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपके अगले साल केवीपी आप दें या क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो वहां पे भी हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए क्या है, अगर मैं यहां की बात करूं, आप इस सर्किट को देखिए, नाम अभी छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। अगर आप इस सर्किट को ढंग से देखें तो इस रेजिस्टेंसेस को अगर आप देखें तो पहले इंस्टेंट में अगर आपने कभी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा है या कोई स्कूल स्टूडेंट है तो पहला इंपैक्ट यही जाता है कि सर यार ये जो है ना मेरे को सीरीज के अंदर दिखाई दे रहे हैं। या फिर कोई और ज्यादा सोचेगा तो बोलेगा सर ये वायर्स और लगे हुए हैं, इसकी वजह से कंफर्म पता चल ही नहीं पा रहा है कि ये रेजिस्टेंसेस मेरे सीरीज कॉम्बिनेशन में है या बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो देखिए क्या है, इस टाइप के जब कभी वायर्स लगे हुए आपको मिलते हैं तो उन वायर्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि यू हैव अ काइंड ऑफ ट्रिक बोल लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट बोल लीजिए, दैट इज बेसिकली नोन एज इक्विपोटेंशियल टेक्निक। अब इक्विपोटेंशियल टेक्निक के अंदर हम करते क्या, इक्विपोटेंशियल टेक्निक के अंदर बेसिकली हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन कर रहे होते हैं बाय सम टर्म। देखिए क्या है, अगर मैं बोलता हूं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो ध्यान दीजिएगा ये जो पॉइंट है इसका भी पोटेंशियल ए होगा। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये वायर नॉन रेजिस्टिव है, इसके अंदर किसी टाइप का कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है। और जब कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है बेटा तो बेसिकली आपका एक पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा दूसरे पॉइंट का भी पोटेंशियल वहां पे वही होगा। तो ये नॉन रेजिस्टिव वायर था तो यहां का पोटेंशियल ए, तो यहां से घूम के आएंगे तो यहां का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा आपका ए। सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर बी बोलते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ये पॉइंट अलग से डिफाइन करता है ये पॉइंट अलग से डिफाइन करता बी। चेक करिए, ये वाला रेजिस्टेंस आपका दो टर्मिनल्स के बीच में लगा हुआ है, दो टर्मिनल्स आर ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जो कि क्वेश्चन बोल रहा है, उसका नाम हो गया R1। आगे देखिए, इस वाले को भी आप चेक करें तो ये भी ए और बी के बीच में ही लगा हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो ये लग गया, ये हो गया आपका R2। और तीसरे को चेक करें तो आपको देख के पता चलेगा कि वो भी ए बी के बीच में ही लगा हुआ है और वो भी ए बी के बीच में ही लगा हुआ है, ये हो गया आपका R3। और इक्विवेलेंट निकालना हो तो फॉर्मूला हम लोग को पता है 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये डायग्राम देख के तो पता नहीं चल रहा है कि मेरे रेजिस्टेंसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में है या बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो इस टाइप के नॉन रेजिस्टिव वायर्स जब लगे हो तो आप अपनी इक्विपोटेंशियल टेक्निक्स यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से आपके सीरीज के अंदर है, कौन से आपके पैरेलल के अंदर है। दूसरा एक यहां पे और है बेटा कि इन रेजिस्टेंसेस को अगर आप देखिए तो यहां पे आपको पता चलेगा कि कोई भी रेजिस्टेंस आपका यहां पे
ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है और ना ही यहां पे कोई रेजिस्टेंस आपका बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। बट ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो है वो ये आपके सामने नाम लिखा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी एक बैलेंस्ड कंडीशन की बात इस स्टेज पे कर लेते। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड अगर है, इस टाइप का सर्किट अगर बैलेंस्ड अगर है, तो उसमें कंडीशन सेटिस्फाई होती है R1 अपॉन R2। ध्यान दीजिएगा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस्ड है। कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, तो उस केस में आप बेसिकली इस रेजिस्टेंस को यहां से रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपने एक बार यहां से इसको रिमूव कर दिया तो आप ध्यान दीजिए R1 और R2 किसमें दिखाई दे रहे हैं आपको, आपके सीरीज के अंदर। R1 और R3 और R2 और R4 किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, सीरीज के अंदर। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो किसमें दिखाई देगा, तो हमको हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर दिखाई देगा। तो बेटा ये आपके सीरीज और पैरेलल के अलावा दो चीजें और थी जो मैं चाहता था कि आपको पता हो। अब इसी के साथ बेटा हम लोग पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना सीखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे। फॉर्मूला हम लोगों ने सीख लिया, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। सो उन लोग क्वेश्चंस को आप लोग पहले वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करिएगा एंड देन वीडियो ऑन करके चेक करिएगा कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेटा आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, वीडियो पॉज करिए, पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करिए। चलिए देखते क्या है। मैं सिर्फ यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा हूं, साथ में आपको उन रेजिस्टेंसेस के थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा होगा और उन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। बेसिकली मैं ओम्स लॉ की एप्लीकेशन भी आपको यहीं पे साथ में सिखा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ चलती है। देखिए क्या, अगर मैं यहां पे चेक करूं तो ये दोनों रेजिस्टेंसेस जो है वो रेजिस्टेंसेस बेसिकली मेरे को दिखाई दे रहे हैं सीरीज के अंदर। और सीरीज के अंदर दिखले तो आर इक्विवेलेंट तो सीधा आ जाएगा R1 प्लस R2, बेसिक फॉर्मूला, दैट इज 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 ओम्स। डन। ऐसा कुछ हुआ, इसका मतलब देखिए क्या है, ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट बना और इस इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर ये 5 ओम है और ये जो है ये 10 वोल्ट्स है और करंट फ्लो कर रही है I। अब करंट कैसे निकालूं मैं इस सर्किट के अंदर, तो ओम्स लॉ लगा सकता हूं, V इज इक्वल टू I इंटू R, उसको मैं लिख रहा हूं I इज इक्वल टू V बाय R। V बाय R, V कितना 10, R कितना 5, तो करंट आ गई मेरे पास 2 एम्पियर। अब ध्यान दीजिएगा, ये करंट 2 एम्पियर यहां फ्लो कर रही है, तो यही करंट 2 एम्पियर यहां पे भी फ्लो करेगी। इसका मतलब इसके थ्रू अगर मैं करंट की चर्चा करूं तो कितनी आई, 2 एम्पियर। इसके थ्रू भी करंट की चर्चा करूं तो कितनी आई, 2 एम्पियर। मतलब मुझे इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस क्या पता चल गया, तो इन रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस बेसिकली मेरे को पता चल गया कि करंट कितनी फ्लो कर रही। अब देखिए, इसके अक्रॉस मुझे करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो इसके लिए वोल्टेज निकाल लेता हूं। V1 इज इक्वल्स टू I इंटू R। इसके लिए I कितना 2, R कितना 2, कितना आ गया 4 वोल्ट्स। V2 इज इक्वल्स टू I कितना 2, R कितना 3, कितना आ गया 6 वोल्ट्स। चेक करिए, इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए, यही बेसिक था जब ये फॉर्मूला डिराइव किया गया था। तो 6 प्लस 4 कितना 10, तो हमारा करेक्ट आंसर हमको फाइनली यहां पे मिल गया। हर दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस वोल्टेज भी पता चल गया, करंट भी पता चल गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था वो भी पता चल गया। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन उधर देखिए क्या है, यहां से करंट I फ्लो हुई, इधर करंट I1 गई, इधर करंट I2 गई। सबसे पहला काम, दोनों किसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों के दोनों मेरे को मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा अगर है तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट हमेशा इसी टाइप का दिखेगा। देखिए क्या है, आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करें, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R1 कितना 1/2, 1 अपॉन R2 कितना 1/4, एलसीएम लिया 4, सो 2 प्लस 1, तो आर इक्विवेलेंट आ गया भैया 4/3 ओम्स, दैट इज 1.33 ओम्स आ गया। आर इक्विवेलेंट आ गया तो करंट आ गई I, देखिए कितनी आई, I इज इक्वल्स टू V बाय R। V कितना है 10,
आर कितना है, तो देखिए मैं इस वैल्यू को तो पुट नहीं कर रहा, 4/3 आसान रहेगा, 4 2 8, 2 बच गया आपका, तो ये हो गया 2.5, और 25 इंटू 3 किया तो कितना आया, तो 7.5 एम्पियर। मतलब सर्किट के अंदर करंट कितनी फ्लो होना स्टार्ट हुई, तो 7.5 एम्पियर फ्लो होना स्टार्ट हुई। अब देखिए क्या है, ये 7.5 को यहां पे निकालने का एक तरीका और था, ये 0 ये 10, ये तो क्लियर है, हम लोगों ने जब बेसिक डेराइव किया था तब भी हम लोग ये लेके आए थे। अब देखिए क्या हुआ यार, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, 10 वोल्ट, मतलब इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना, 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना, 10 वोल्ट, अक्रॉस वोल्टेज पता चल गया 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी। देखिए क्या है, I1 डायरेक्ट निकालते हैं, I1 इक्वल्स टू V बाय R, V कितना 10, R कितना 2, ये कितना आ गया 5 एम्पियर, यहां से निकालते हैं। I2 इज इक्वल्स टू V बाय R, V कितना है 10, R कितना 4, 10/4 कितना हुआ, सो दैट इज 2.5। देखिए 5 एम्पियर इधर, 2.5 एम्पियर इधर, तो इधर से कहीं कितनी होगी, इन दोनों का सम, एंड दैट इज कमिंग टू बी 7.5 एम्पियर, और ये वही है जो हम लोगों ने पहले निकाला था। तो मैं उम्मीद करता हूं बिल्कुल बेसिक से सवाल थे कि आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, आपको वोल्टेज निकालना था, आपको करंट निकालनी थी, आप समझ गए। मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको और आगे मिलेंगे तो वो भी आप समझ जाएंगे। तो हम लोग अब बेसिक प्योरली आपके जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के कुछ एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये दो क्वेश्चन और है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी के अक्रॉस आपको क्या बताना है, तो आपका रेजिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और क्वेश्चन ने साथ में बोला हुआ, मैं लिख नहीं पाया यहां पे इतना सारा सब कुछ, कि ये जो वायर है, इस वायर का ये जो खाली सर्कल वाला पार्ट जो दिख रहा है, इसका टोटल रेजिस्टेंस जो दिया हुआ था वो 4R दिया हुआ था, और लेकिन मुझको पूछ रहा है ए और बी के अक्रॉस क्या होगा। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, 4R पूरे का है और ये क्वार्टर पार्ट है, तो रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए, ये 1/4 लेंथ है, तो इस वाले का रेजिस्टेंस इसके टोटल रेजिस्टेंस का 1/4 होना चाहिए, मतलब इसका हो गया R। ध्यान दीजिए मैं अब यहां पे ड्रॉ करता, ये R, सिमिलरली ये R, ये R और ये वाला R। जब कभी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे ये हो गया या ये हो गया, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते चलिए। देखिए क्या है, ये वाला R, ये वाला R, ये वाला R, ये देखिए यहां ये स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, यहां से ये जुड़ गया, ये हो गया, ये हो गया। ये तीनों को अगर आप ढंग से देखें तो ये तीनों आपको आपके सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर दिखाई देंगे, जिनका इक्विवेलेंट बन रहा होगा कितना, 3R। तो पहले तो 3R से ये बना देते। अब देखिए ये वाला A है, ये वाला B है, ये पूरा AB के बीच में था, ये वाला भी AB के बीच में, AB, मतलब ये वाला इसके साथ कैसा लगेगा, पैरेलल के अंदर, और पैरेलल के अंदर लगाया, देखिए क्या हुआ R। अब देख लीजिए ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में आपके पैरेलल, तो हो गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/3R, एलसीएम लिया आपने तो आ गया 3R, ठीक, तो ये हो गया 3 + 1, तो R इक्विवेलेंट बेटा आपका आ गया यहां से 3R/4। मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा देखिए इधर, यहां पे हम लोगों ने पैरेलल और सीरीज का एक मिक्स लिया, इन दोनों की स्टार्टिंग में बात करते हैं। तो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको, पैरेलल के अंदर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 2, ये हो गया 1 + 1, फाइनली आएगा R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 2। इस वाले का R इक्विवेलेंट अगर आ गया, ड्रॉ कर दीजिए, इस पूरे को हटा के एक बना दीजिए, दैट इज 2, ठीक, सॉरी 2 नहीं 1। ये हो चुका है, इसके आगे ये जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया 4 Ω। अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज के अंदर, तो यहां से आपका R इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो 5 Ω। मैं उम्मीद करता हूं इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और किस टाइप से क्वेश्चन मैंने अप्रोच किए हैं वो भी है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको और किसी क्वेश्चन में डाउट है वगैरह वगैरह, तो बेसिकली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जा सकते हैं, वहां पे आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां पे आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन मेल कर सकते हैं, और मुझे अगर समय मिलेगा तो श्योरली आई विल गिव द आंसर टू योर क्वेश्चंस।
आगे बढ़ते हैं बेटा, तो रेजिस्टेंसेस की बात हो चुकी है, ओम्स लॉ किस तरीके से अप्लाई किया गया उसकी बात हो चुकी है। आखिरी एक टॉपिक बचता है, दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद पावर। तो बेटा पावर की जब आप बात करते हो तो पावर का बेसिक लॉजिक तो स्टार्ट वहीं से होता है जब हम लोग पिछली क्लास 9th में थे और वहां पे हमारे पास एक टॉपिक हुआ करता था वर्क, पावर एंड एनर्जी। बेसिक डेफिनेशन यहां पे भी वही है, उससे यहां पे कुछ भी वेरिएशन नहीं हो रहा है। पावर को यहां पे भी सिर्फ लिखा ही जाएगा, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज, सिंपल सादे शब्दों के अंदर, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज बेसिकली व्हाट, पावर। वहां पे हम लोग क्या करते थे, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मास को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से बी पे अगर लेके जाना है तो मुझे कितना पावर वहां पे कंज्यूम करना पड़ेगा तो मैं उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा सकता हूं। यहां पे चीजें चेंज हो गई है, यहां पे हम लोग बेसिकली चार्ज पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए से उठा के कहां रखने वाले हैं, तो आपके बी पे रखने वाले। देखिए क्या है, अब पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन, रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात कर रहा हूं तो वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और साथ में लिखना चाहे कंफ्यूजन हटाने के लिए तो लिख लीजिएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, ये आपकी बेसिक डेफिनेशन हो। अब देखिए किसी पॉइंट ए से बी तक अगर किसी को लेके जाना है तो कितना काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपके पास एक रिलेशन है जो आप पहले निकाल चुके हैं, कहां से, पोटेंशियल से। V इज इक्वल्स टू W बाय Q। अगर ऐसा कुछ है तो W को लिख सकते हो आप क्या, V इंटू Q। और अगर ऐसा कुछ है तो इसको हम यहां रिप्लेस करते, वहां पे W मैकेनिकल वर्क हुआ करता था, यहां पे आपका कौन सा हो गया, तो इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। देखिए क्या आता है, इसको V इंटू Q से रिप्लेस किया अपॉन T। थोड़ा और दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, Q अपॉन T को आप लिख सकते हैं आपका I। तो पावर का बेसिक रिलेशन आ गया, पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। और अगर रिप्लेसमेंट्स करें ओम्स लॉ को यूज करते हुए तो आप इसी को लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय R, या फिर लिख सकते हैं I स्क्वायर इंटू R। तो ये तो हुई बेसिक डेफिनेशन, ये हुआ यहां का आपका बेसिक फॉर्मूला। पावर की आप बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिए बेसिक यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट क्या है तो वॉट। और कमर्शियल यूनिट की अगर आप बात करें तो क्या हो जाएगा, वो आपका किलोवाट। जब भी आपसे कमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हो आपको फाइनल आंसर आपका किलोवाट के अंदर देना है, वॉट के अंदर नहीं देना है। तो ये बेसिक था आपका पावर से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा बेटा वो पार्ट नहीं बोलेंगे, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतने ही थे इस चैप्टर के अंदर। उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग लेंगे उसके अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो इस चैप्टर से बेसिकली रिलेटेड है। उसी के साथ बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बहुत अच्छे से क्वेश्चंस जो पुराने कुछ सालों के अंदर आए हैं वो मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उन क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो श्योरली यू विल नॉट लूज इवन अ सिंगल मार्क। हमारे पुराने स्टूडेंट जैसे रहे हैं जिन्होंने उन क्वेश्चंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, सारे क्वेश्चंस उन लोगों ने किए हैं। और उन लोगों ने साइंस और मैथ्स जो हम लोग जहां पे क्लासेस किया करते थे वहां पे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया सिर्फ उन क्वेश्चंस को करके। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो है वो आपको समझ में आया होगा। एंड यस, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन पार्ट अदर देन दिस वन। दो तो आपके पार्ट हो गए लेक्चर्स के, इसके अलावा एक क्वेश्चन का सेगमेंट इस चैप्टर से रिलेटेड और आएगा, उसको आपको जब भी समय मिले उसको जरूर देखिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज शेयर इट with your friends and subscribe the channel अभी तक अगर नहीं किया है तो। और प्लीज बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको आपके रेगुलर अपडेट्स हमसे मिलते रहे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।